ओके अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वी स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली जितनी भी देखो हम लोगों ने आज से पहले केमिस्ट्री पढ़ी है ना, वो हमने दो तरह की केमिस्ट्री की ब्रांचेस पढ़ी हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे जो टॉपिक्स थे वो एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, और एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स हो गया। वो सारी जो थी ना फिजिकल केमिस्ट्री थी कि एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं ये फिजिकली किस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं, काइनेटिकल पार्टिकल थ्योरी हो गया। इसके बाद जो हम लोगों ने एसिड एंड बेसिस पढ़ा, अमोनिया एंड सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ा, रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड अल्कलीज पढ़ा। ये सारी जो थी हमारी थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, और फिर अब ऑब्वियसली हमारे पास जो लास्ट वन वी आर लेफ्ट विथ इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स को पढ़ रहे होते हैं वो होता है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जैसे कि इसका नाम है कि हाइड्रोजन एंड कार्बन, दीज आर द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। कंपाउंड्स containing कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो क्या हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई कैसे कंपाउंड्स नहीं थे जिनमें हाइड्रोजन या कार्बन हो? बिल्कुल थे। जैसे कि HCl था, इसमें हाइड्रोजन था ना। इसी तरह हमारे पास क्या कोई ऐसा कंपाउंड नहीं था जिसमें कार्बन हो? कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल था, कार्बन डाइऑक्साइड था इसमें। लेकिन अगर स्पेसिफिकली कार्बन और हाइड्रोजन एक ही मॉलिक्यूल में साथ होंगे तो उनको हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन। जैसे कि CH4 है, कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। इसी तरह C2H6 एक कंपाउंड होता है जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, इसको हम कहते हैं इथेन। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बेसिकली द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स क्यों इंपॉर्टेंट है? हाइड्रोकार्बन्स इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज द मोस्ट अबंडेंट सॉर्ट ऑफ मॉलिक्यूल इन आवर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब ह्यूमन बॉडी हो जाए, चाहे प्लांट बॉडी हो जाए, चाहे एनिमल बॉडी हो जाए, उनमें जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गई, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, तो वो सारे के सारे उसमें जो फॉर्मूला अगर देखोगे फैट्स का, प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, तो दे आर ऑल हाइड्रोकार्बन्स। हाँ, अब ज्यादातर कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। जैसे प्रोटीन्स होता है तो उसमें नाइट्रोजन भी होता है, फैट्स होती हैं तो उसमें ऑक्सीजन भी होता है कार्बन और हाइड्रोजन के साथ। इसी तरह हमारे पास ये जो ज्यादातर मॉलिक्यूल है उसकी जो ज्यादातर पार्ट होगा वो कार्बन और हाइड्रोजन आपस में बॉन्डेड होंगे, तो वो हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। इसलिए इसकी स्टडी भी इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास बहुत ज्यादा होते हैं और इनको फिर हम एक अलग ब्रांच में बना के पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। अब ये हाइड्रोकार्बन जो है ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात की कि फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, तो ये थोड़ा सा फर्क होता है इन हाइड्रोकार्बन्स में। किसी में नाइट्रोजन है, किसी में ऑक्सीजन है, किसी में कुछ है, किसी के फॉर्मूले कुछ है, किसी की बॉन्डिंग कुछ है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है थोड़े से। तो इन हाइड्रोकार्बन को हम लोगों ने डिफरेंट फैमिलीज में डिवाइड किया हुआ है। जैसे हमारे पास कुछ हाइड्रोकार्बन हमें ऐसे मिलेंगे जो इस तरह के होंगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये देखो, एक तो बात याद रखना कार्बन के बारे में। जो कार्बन होता है ना हमारे पास, कार्बन जो है वो ग्रुप 4 का है। और ग्रुप 4 का होने का मतलब क्या है कि उसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और रिक्वायर्ड है। इट मींस कार्बन जो है वो हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाएगा। एक तो ये बात याद रखना, कार्बन ने हर हाल में 4 बॉन्ड बनाना है। और हाइड्रोजन ऑन द अदर हैंड हैज टू मेक ओनली 1 बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। और जिस चीज का आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिक्वायर्ड भी एक ही होता है और वो एक ही बॉन्ड बनाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं उतने ही बॉन्ड बनाए जाते हैं। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 रिक्वायर्ड है, तो वो 4 बॉन्ड बनाते हैं। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, मतलब 2 कार्बन आपस में 2 बॉन्ड बना रहे होते हैं।
तो देखो पहले कार्बन, जो राइट वाला कार्बन है, उसके बॉन्ड कितने हो गए यहाँ पे, पहला एक 1, देन 2, 3, 4, 4 बॉन्ड होना जरूरी है। 4 से ज्यादा नहीं बनेंगे, 4 से कम नहीं बनेंगे, इतना याद रखना कार्बन के। ना आपने 4 से बॉन्ड ज्यादा बनाना है कार्बन का, ना 4 से कम बना के छोड़ना है, ना 3 ना 5, सिर्फ हर हाल में 4 बॉन्ड आपने बनाने हैं, 4 से ना एक कम ना एक ज्यादा। जो सेकंड वाला कार्बन है उसके देखो ऑलरेडी कितने बॉन्ड बने हुए हैं, दिस इज 1, देन वी हैव दिस 2 सेकंड बॉन्ड एंड द थर्ड बॉन्ड। तो एक बॉन्ड इसका और रहता है, तो वो इस पे यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आ जाएगा। द फाइनल वन, दिस कार्बन इट हैज ओनली 1 बॉन्ड, तो ये 3 बॉन्ड और बनाएगा, तो इसके साथ हमने 3 हाइड्रोजन लगा दिया ऐसे। इसी तरह और भी किस्म के हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन वाला और इसका OH लगा हुआ है। अब ये OH क्या है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। अब इन सारी ये ना डिफरेंट फैमिलीज बन रही हैं सारी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहली जो मैंने कंपाउंड लिखा है ना, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है सिर्फ, उसको हम कहते हैं दिस इज एल्केन, जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं। और जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी आ जाता है उनको हम कहते हैं एल्कीन। जिनमें OH आ जाता है उन हाइड्रोकार्बन्स को हम कहते हैं एल्कोहल्स। कुछ हाइड्रोकार्बन ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन चेन के साथ C डबल बॉन्ड OH इस तरह से एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के OH। मतलब इस चीज को मैं कह रहा हूँ कि ये एक डिफरेंट एक फंक्शनल ग्रुप है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसी तरह एक और फैमिली एग्जिस्ट करती है इस तरह का, जिसमें बॉन्डिंग होती है। देखो हर कार्बन के 4 बॉन्ड बनाना जरूरी है, तो बाकी बॉन्ड मैं हाइड्रोजन लगा के कंप्लीट करता हूँ। अच्छा, तो ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं। अब ये हम लोग ने एक एक करके पढ़ना है, इन सब पे एक एक चैप्टर है। जैसे एल्केन्स हो गया, इसको अलग से पढ़ेंगे, एल्कीन्स हो गया अलग से पढ़ेंगे, अल्कोहल्स हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर, यही पूरी ये 6 चैप्टर। ये बेसिकली ये तो है हमारे पास 5 और एक पॉलीमराइजेशन मिला के 6 चैप्टर्स होते हैं, और इन 6 चैप्टर को पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। छोटे छोटे चैप्टर हैं। आज अल्केन देखते हैं, फिर एल्कीन और अल्कोहल, 2 क्लास में या 4 क्लासेस में ऑर्गेनिक हमारा खत्म हो जाएगा। सही है, कुछ पूछना तो नहीं है? अच्छा, एल्केन्स हमारे पास वो वाले हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। दे हैव कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब इसको आप यूं लिख लो, सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन, ठीक है। और ये बनाने का मतलब भी यही है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। जिन हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है वो हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स विद CC single bond are saturated हाइड्रोकार्बन्स। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन को पढ़ते वक्त नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कितने किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन एटम्स कितने हैं। तो अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में कार्बन एटम 1 होगा हमारे पास, तो कार्बन एटम अगर 1 होता है तो उसको हम नाम देते हैं मीथ, ठीक है। समझो एक तरह से नंबरिंग है, जैसे 1 2 3 होता है ना, इसी तरह ऑर्गेनिक की अपनी एक लैंग्वेज है। अगर कार्बन 2 होते हैं, 2 कार्बन एटम होते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं ईथ। ईथ मतलब ETH। बट इफ वी हैव 3 कार्बन, so it will be called as prop. For 4 carbon it will be called as but. For 5 carbon it will be called as pent. For 6 carbons it will be called as hex. अगर 7 कार्बन एटम्स होंगे तो उसको हम कहेंगे हेप्ट।
और अगर 8 कार्बन एटम्स होंगे तो उसको हम कहेंगे ऑक्ट। तो ये आपने ये पेंट तक याद रखना है। ऑक्ट तक मैं रिकमेंड करूंगा कि याद होना चाहिए, लेकिन वो पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से चलो समझ आता था, बट पेंट तक तो आपने याद रखना। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ एल्केन की, अब ये जो एल्क का इसमें वर्ड होता है ना, जैसे ये ना एल्क, एल्क का मतलब होता है कि वो कार्बन एटम जितने होंगे उसकी जगह ही आ जाएगा। अगर फर्स्ट 1 कार्बन है तो मीथ आ जाएगा एल्क की जगह पे। अगर 2 कार्बन है तो ईथ आ जाएगा। 3 कार्बन है तो एल्क की जगह पे प्रोप आ जाएगा। एन मतलब एल्केन को शो करता है। जिस वो एल्केन को क्या शो करता है कि वो जो भी कम हाइड्रोकार्बन है उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। अच्छा, जैसे अगर मैं बात करूं पहले हाइड्रोकार्बन की, जिसमें एल्केन के पहले हाइड्रोकार्बन की, जिसमें हम लोग पहले तो उसका नाम लिखेंगे, फिर उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और फिर उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। यानी पहले डिस्प्लेट फॉर्मूला बनाते हैं उसका, फिर उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखेंगे। जैसे पहला हमारे पास है जिसमें मैं कह रहा हूँ कि कार्बन जो है ना मेरे पास 1 है, तो उसका नाम हो जाएगा मीथ। फर्स्ट कार्बन, कार्बन को मीथ कहते हैं ना, और एल्केन है तो इसको हम पूरा नाम देंगे मीथेन। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH4। अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बन रहा है मैं वो नहीं बता रहा, बस मैं बता रहा हूँ कि मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4 है। और इसका डिस्प्लेट फॉर्मूला इस तरह से होगा। इसमें डिस्प्लेट फॉर्मूला में हम सारे के सारे बॉन्ड दिखाते हैं। इन डिस्प्लेट फॉर्मूला वी शो ऑल द बॉन्ड्स। तो ये याद रखना डिस्प्लेट फॉर्मूला में, इन डिस्प्लेट फॉर्मूला वी शो ऑल द बॉन्ड्स। तो ये कहीं लिख लो अपने पास, डिस्प्लेट फॉर्मूला होता क्या है। इन डिस्प्लेट फॉर्मूला we show all the bonds। अच्छा जी, स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला में हम बेसिकली डिस्प्लेट फॉर्मूला में सारे बॉन्ड दिखाते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला में सारे बॉन्ड दिखाने की जरूरत नहीं है। आप कुछ दिखाना चाहो दिखा सकते हो, कुछ नहीं भी दिखाना चाहो तो नहीं भी दिखा सकते हो। तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम ऐसे लिख देंगे CH4। अभी समझ आ जाएगा कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है। अब अगर मैं सेकेंड हाइड्रोकार्बन देखूं, तो जिसमें N जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 होंगे, और उसका नाम क्या बन जाएगा, इथेन, क्योंकि 2 इथ को बोलते हैं, एल्केन है इथेन। अब इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है C2H6, और इसका डिस्प्लेट फॉर्मूला ऐसे बनेगा। देखो अभी फॉर्मूला कैसे बना है वो मैंने तुम्हें नहीं बताया, मैं तुम्हें बस कह रहा हूँ कि सुन लो। डिस्प्लेट फॉर्मूला इसका ऐसे बनेगा, 2 कार्बन है, दोनों कार्बन ने आपस में सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो बाकी जो कार्बन हैं दोनों, उनके 3 बॉन्ड फ्री होंगे, तो तीनों जगह मैंने हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दिए, तो टोटल 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन आ गए। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि पहले एक CH3 लिख दिया, उसके साथ एक और CH3 लिख दिया। अब सब फर्क समझ आया। मिथेन में तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, स्ट्रक्चर फॉर्मूला था, सेम टू सेम आ रहा था, लेकिन यहाँ देखो इथेन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने मिला के C2H6 ऐसे लिखा हुआ है, और स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है, CH3 तीसरा जो है हमारे पास वो है प्रोपेन। अब प्रोपेन का अगर मैं पहले स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं, जैसे मिथेन और इथेन का बनाया, तो प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन होंगे, तो 3 कार्बन मैंने लगा दिए। अब जो राइट वाला कार्बन है बिल्कुल उसके एक बॉन्ड बना हुआ है, तो बाकी के 3 बॉन्ड मैं हाइड्रोजन लगा के बना दूंगा।
सेकंड वाला कार्बन जो है उसको ऑलरेडी दो बॉन्ड बने हुए हैं, एक बॉन्ड राइट वाले कार्बन के साथ और दूसरा बॉन्ड लेफ्ट वाले कार्बन के साथ। तो मैं इसके बस दो बॉन्ड और बनाऊंगा, दो हाइड्रोजन। तो इसमें देखो टोटल कार्बन कितने हो गए मेरे पास, 1 2 3। टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, C3H8। और इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं, CH3 के बाद है फिर CH2 ये वाला बीच वाला और फिर CH3। समझ आ रही है यहाँ तक बात, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। जो फोर्थ होगा 4 कार्बन वाला वो होगा ब्यूटेन। उसमें 4 कार्बन होंगे ऐसे 1 2 3 4। अब मुझे सबके अगर बॉन्ड कंप्लीट करने तो मैं लास्ट वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, बीच वाले जो दो कार्बन है उनके साथ दो दो हाइड्रोजन, क्योंकि 4 बॉन्ड पूरे करने हैं ना। और अगर मैं इसमें टोटल क्या कहते हैं कार्बन हाइड्रोजन गिनूं तो C4 बन रहा है H10 और उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। और आगे बढ़े तो 5 कार्बन, वो बनेगा पेंटेन। 5 को पेंट कहते हैं, 1 2 3 4 5। और दिस वुड बी हाइड्रोजन 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 लाइक दिस। और C5H12 और इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला CH3 CH2 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 CH3। अच्छा, अब इनके अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो ना तो पहला वाला है CH4, फिर है C2H6, फिर है C3H8। तो ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सक्सेसिव ऑर्गेनिक कंपाउंड देखो, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो एक कार्बन बढ़ रहा है सब में और दो हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं। इसी तरह इथेन से प्रोपेन में जाओ, 2 से 3 कार्बन हो गए और हाइड्रोजन 6 से 8, मतलब दो हाइड्रोजन और एक कार्बन बढ़ा। प्रोपेन से ब्यूटेन में एक कार्बन और दो हाइड्रोजन बढ़ा, ब्यूटेन से पेंटेन में एक कार्बन और दो हाइड्रोजन बढ़ा। तो इसका फॉर्मूला बनाने का एल्केन का एक जनरल फॉर्मूला होता है। अगर मैं ये पीरियोडिकली देखूं तो इसका एक जनरल फॉर्मूला होगा पूरे एल्केन का। वो क्या होगा, दैट शुड बी CnH2n+2। और इसमें n जो है ना वो क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। मतलब अगर आपने मीथेन बनाना है तो आपने n की जगह पे 1 रखना है। जब आप n की जगह पे 1 रखोगे तो ये हो जाएगा C1, हाइड्रोजन हो जाएगा 2, n की जगह पे 1+2। तो C1 2 1 2 +2 4 CH4। इसी तरह अगर आपने इथेन बनाना है तो आपने n की जगह पे 2 रखना है, तो कार्बन 2 हो जाएगा 2n+2, तो ये हो जाएगा C2H2 2 4 + 2 is 6। देखो बन गया इथेन का फॉर्मूला। अब अगर आपने प्रोपेन बनाना है तो आपने n की जगह पे रखना है 3, 2 × 3 + 2, तो ये बन जाएगा C3, 2 3 6 + 2 is 8। तो ये फॉर्मूले मैं बेसिकली इस तरह से बनाता हूँ जनरल फॉर्मूला यूज करके। ब्यूटेन के लिए देखो n की जगह पे आपने रखना है 4, 2 × 4 + 2, ये जनरल फॉर्मूला है। 2n+2 हर फैमिली का अलग होगा। एल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला है, एल्कीन के लिए अलग होगा, किसी और के लिए अलग होगा। तो ये बन जाएगा C4, 2 4 8 + 2 is 10। पेंटेन के लिए बनाना है C5, 2 × 5 + 2, तो ये हो जाएगा C5H12। अब इसी तरह कोई भी अगर तुम्हें दे दिया जाए ना डायरेक्टली, अगर मैं तुम्हें डायरेक्टली कह दूं कि भाई ऑक्टेन के लिए बना लो, तो ऑक्ट का मतलब होता है 8 कार्बन। 8 कार्बन में के लिए आप यहाँ पे आपको पता है कि एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है वो ये है CnH2n+2। तो आप n की जगह पे 8 रख दोगे तो ये हो जाएगा 2 × 8 + 2, तो ये हो जाएगा इसका जनरल फॉर्मूला C8H, 8 2 16 + 2, 16 + 2 कितना हो जाता है 18। ये इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑक्टेन का आ जाएगा C8H18।
अब इसका डिस्प्ले बनाना तो लंबा काम है ना, थोड़ा 3 4 5 6 7 8 इस तरह से आपको पहले वो बनाने पड़ेंगे, और फिर जो है इन सब पे हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। तो खैर इतना बड़ा तो वो बनवाने का कोई फायदा नहीं है ना, वो बनवाएगा। सही। अच्छा, ये जो एल्केन होते हैं ना, ये बेसिकली हमारी कहाँ से, हमें क्रूड ऑयल से मिलते हैं। और ये जो है, जैसे पेट्रोल जो होता है ना, उसको हम कहते हैं ऑक्टेन, हाई ऑक्टेन, अगर सुना हो आप लोगों ने। मीथेन जो होता है, वो होता है हमारे पास कुकिंग गैस, जो घरों में कुकिंग गैस आती है ना, मतलब ये जो एल्केन्स है ये बेसिकली एज अ फ्यूल इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह मीथेन जो है वो गैस होता है, इथेन जो है वो गैस होता है, मतलब ये रूम टेम्परेचर पे सारे ना गैसेस होते हैं। ब्यूटेन तक जो है वो गैसेस होते हैं, पेंटेन से जो है वो लिक्विड होना स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ से भी लिक्विड होना स्टार्ट हो जाता है। पेंटेन के बाद हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। ऑक्टेन जो है वो पेट्रोल होता है, 8 कार्बन वाला। तो अगर मैं इस पूरी सीरीज की बात करूँ ना, तो ये हमारे पास ये जो पूरी फैमिली है एल्केन की, इसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे कहलाते हैं मेंबर्स ऑफ अ एल्केन सीरीज। अब जैसे जैसे मैं डाउन द सीरीज बात करूं, मीथेन के बाद इथेन 2 कार्बन वाला, पे 3 कार्बन वाला प्रोपेन, पे 4 कार्बन वाला ब्यूटेन, तो सब में देखो तो नंबर ऑफ एटम्स बढ़ रहे हैं ना, 1 कार्बन से 2 कार्बन, हाइड्रोजन भी बढ़ रहे हैं। तो इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में नंबर ऑफ एटम्स बढ़ रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ेगा। और जब इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, तो इनकी प्रॉपर्टीज में कुछ ग्रेजुअल चेंज आता जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा, इनकी विस्कोसिटी इंक्रीज होगी, मतलब ये सॉलिड गैस से लिक्विड, लिक्विड से फिर सॉलिड में भी आएंगे अगर आगे तक जाओगे। कार्बन कार्बन जो 13 14 जब जिस हाइड्रोकार्बन में होंगे तो वो सॉलिड स्टेट में भी आएगा, जैसे वैक्स हो गई। तो इनकी फ्लेमेबिलिटी डिक्रीज होती है, जलने की सलाहियत, क्योंकि फ्यूल है ना, पेट्रोल जलता है इंजन के अंदर, कुकिंग गैस है वो जलती है चूल्हे के ऊपर, तो इनकी फ्लेमेबिलिटी भी डिक्रीज होती जाएगी। बेसिकली ये जो पूरी फैमिली है ना, ये एक तरह से, इनमें कुछ कॉमन चीजें और कुछ चीजें ग्रेजुअली चेंज हो रही हैं। कॉमन चीजें क्या है? दे फॉलो द सेम जनरल फॉर्मूला, देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, they all burn in oxygen, they all have same chemical properties। ठीक है, तो ऐसी सीरीज को, ऐसी ऑर्गेनिक सीरीज को जो हम हर फैमिली में पढ़ेंगे, एल्केन्स की, एल्कीन्स की, एल्कोहल्स की, उसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज। अब इसका मैं आपको हैंड आउट दिखा देता हूँ कि हैंड आउट से आपने क्या क्या चीजें। अच्छा जी, ये पहले तो ये जो अभी तक इंट्रोडक्शन हमारा हुआ है ना, ये है, ये एक टेबल बना हुआ है जहाँ पे आपने वो जो अभी मैंने बनाया डिस्क्रीट फॉर्मूला और स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखने वाला, पेंटेन तक आपको आना चाहिए। अच्छा, दे होमोलोगस सीरीज के बारे में ये याद रखना है कि ऑल ऑर्गेनिक फैमिलीज दे आर अ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होता है? व्हेन कंपाउंड्स they have the same chemical properties but their physical properties varies gradually down the series। ठीक है, एक होमोलोगस सीरीज के बारे में ये लिख लो अपने पास। compounds having same general formula and same chemical properties, spelling by spelling, but every member in a series differ by CH2, मतलब एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं ना, जैसे मीथेन से इथेन जाओ फिर प्रोपेन जाओ। एवरी मेंबर इन अ सीरीज डिफर बाय CH2 एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखो,
क्या क्या चीजें आ जाती हैं? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्लेमेबिलिटी एंड विस्कोसिटी, एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस gradually down the series. सही है। So this is homologous series. लिख लिया, आगे बढ़े। अच्छा जी, अब देखो, अगर मैं बात करूं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और डाउन द सीरीज व्हाट विल हैपन देयर? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। रीजन क्या है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स बिकम लार्जर एंड हैवियर, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज हो रहे हैं, which increases the force of attraction between the molecules, so more energy is needed to separate them, which increases the strength of the with the increased strength of force of attraction. आपने बस इतना याद रखना है कि melting point and boiling point increases because molecules become larger and heavier, which increases the forces of attraction between molecules. That's it. That would be enough if you write it कि why the melting point and boiling point increases. ठीक है, अगर ज्यादा अच्छा होगा अगर ये भी लिख दो, so more energy is needed to separate them. इसके आगे वाली बात लिखने की जरूरत नहीं। और you should remember, जो ग्रीन में शेड है ना, बस वो you should remember कि melting point and boiling point increases, ठीक है, because molecule, या तो सिंपल ये भी लिख सकते हो, मैं और इसको आसान कर देता हूँ कि अगर आपको थोड़ी सी लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही हो याद करने में, तो आपने लिखना है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। इंक्रीजेस आप वर्ड पूरा लिखना है, सिर्फ एरो नहीं लगाना, बिकॉज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस एंड intermolecular forces between molecules increases। बस। अब देखो लिखने फिलहाल पढ़ेंगे तो हम ऐसे ही, जैसे लिखना भी आना चाहिए, लेकिन पेपर 4 में तो ये इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं आएगी, पेपर 1 में एमसीक्यूज है, बट स्टिल हम लोग का कोर्स डिजाइन ही ऐसे है कि हमें पता होना चाहिए कि साथ में लिखना क्या है। तो हम पढ़ना तो हमें बिल्कुल एंड तक ऐसे ही कि जैसे पेपर 2 भी देना है। ठीक है, अच्छा, एल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। मतलब एल्केन्स जो होते हैं ना, जैसे कि पेट्रोल हो गया, ऑक्टेन एल्केन है ना, वो पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। कुकिंग ऑयल हो गया, वो एल्केन है, पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। आप पानी में डालो, वो लेस डेंस होता है, पानी के ऊपर आ जाता है, विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री में देखा था ना कि दे आर इन वाटर एंड ऑयल, oil is an organic compound, water is an inorganic compound, they are immiscible into each other, they do not dissolve into each other. So alkanes, they do not dissolve into water, मतलब they are not soluble into water, but they are soluble into other organic compounds। मतलब ऑयल के अंदर पेट्रोल जो है वो soluble हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, मिसेबल है, लेकिन पानी और ऑयल नहीं होते। तो एल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। डाउन द सीरीज मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, अगर मास इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी भी तो इंक्रीज होगी ना, तो डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द सीरीज। एल्केन्स बिकम मोर विस्कस डाउन द सीरीज। विस्कस मतलब ऊपर वाला मीथेन गैस है, फिर इथेन गैस है, लेकिन जैसे जैसे एमआर इंक्रीज हो रहा है, तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने के साथ साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज हो रही हैं और दे आर बिकमिंग लिक्विड। ऑक्टेन लिक्विड है, और आगे चलो तो वो वैक्स आ जाता है 11-12 कार्बन पे। तो जाहिर है विस्कोसिटी उसकी क्या होगी? मोर विस्कस। विस्कस मतलब जो गाढ़ा होता है, बह नहीं सकता, जैसे शहद है और पानी है, तो हनी इज मोर विस्कस, इट कैन नॉट फ्लो, इट रेजिस्ट फ्लो। बिकम लेस फ्लेमेबल। लेस फ्लेमेबल का क्या मतलब है? कि जो कुकिंग गैस है वो आसानी से जल जाती है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की बात करो तो मुश्किल से जलते हैं। मतलब उनमें डीजल पे माचिस भी जला के फेंक दो तो वो आग नहीं पकड़ता है। इसी तरह एल्केन्स आर अनरिएक्टिव विद मेटल्स। मतलब एल्केन्स जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं हो रहे, एसिड और बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं हो रहे। दे हैव कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। एल्केन में सबसे बड़ी बात क्या होती है? दे हैव कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये बात यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। इनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं इसी वजह से।
ओके, चलें आगे। नेक्स्ट हमारे पास जो फिनोमिना है उसको हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जरा कोशिश करनी है अच्छे से समझने की। देखो, अब इसमें आइसोमेरिज्म में आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप बिल्कुल पूछना पूछना भी पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन इस तरह से समझाना आइसोमेरिज्म इज अ बिट टफ जॉब, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको करें कुछ भी करके। अच्छा, आइसोमेरिज्म क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, such compounds are called isomers of each other and this property is called isomerism। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्यूटेन है। ब्यूटेन का जो फॉर्मूला है वो है C4H10। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं ना तो 4 कार्बन और बाकी हाइड्रोजन। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10। अच्छा, इसी का स्ट्रक्चर अगर मैं ऐसे बनाऊं, देखो ये जो कार्बन है इनका नंबरिंग दे दूं 1 2 3 4, और मैं फोर्थ कार्बन को उठा के थर्ड कार्बन के नीचे लगा दूं, और हाइड्रोजन फिर मैं वैसे ही लगाऊं 4 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए कार्बन, हर कार्बन के। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी, अगर इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स गिनो आप, तो 1 2 3 4, हाइड्रोजन गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका भी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा है वो C4H10 ही आ रहा है। तो दे बोथ हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10, लेकिन इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो दे आर नोन एज आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अच्छा, अब ब्यूटेन से ही क्यों बनाया मैंने, मिथेन का क्यों नहीं बनाया, इथेन का क्यों नहीं बनाया, प्रोपेन का क्यों नहीं बनाया? देखो, मिथेन CH4 होता है। इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाओ तो वो ये था। इसमें मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता कि कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर बन जाए। हाइड्रोजन की प्लेसेस डिफरेंट करने से हम डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। जैसे फॉर एग्जांपल इसको देखो, अगर कोई भी हमारे पास इस तरह से बॉन्ड बने हुए होते हैं ना, जैसे मेरे पास ये जो अभी फिलहाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना, कौन सा वाला, ये जो ये जो- हम्म, ये देखो, ये जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। अब मेरे पास ये दो बॉन्ड हैं जो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ठीक है, ये अब आप ये नहीं कह सकते कि ये अपनी अपनी जगह पे रहेंगे, क्या पता ये यहाँ से यूं हो जाए, थोड़ी जगह टेढ़ा हो जाए, तो आपको कैसे पता जो नीचे था वो ऊपर चला गया, जो ऊपर था वो नीचे चला गया? तो आप इसको एक ही स्ट्रक्चर कहोगे, इसकी ओरिएंटेशन चेंज होना इसका मतलब ये नहीं कि इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। ठीक है, इसकी एक और थोड़ी सी ग्राफिंग है, वो मैं पता नहीं क्या उसका नाम था, वो बहरहाल मैं नेक्स्ट क्लास में ना तुम लोगों को दिखाता हूँ, उससे शायद थोड़ा अच्छा समझ आ जाए। तो CH4 का बहरहाल आई कैन नॉट मेक एनी अदर आइसोमर। हाउएवर C2H6 इथेन इज कंसर्न, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो मैं इसका भी कोई आइसोमर नहीं बना सकता। प्रोपेन का मतलब इसका भी कोई प्रोपेन का भी कोई आइसोमर नहीं होता है। अगर हम प्रोपेन को इस तरह से देखें कि ये जो 3 कार्बन है, अगर एक कार्बन मैं यूं नीचे लगा दूं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 है ना, तो थर्ड वाला कार्बन सेकंड कार्बन के नीचे लगा दूं तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं है। उसका रीजन ये है कि देखो, कार्बन कार्बन जो टर्मिनल पे है ना वो आगे पीछे कभी भी हो सकता है। कहने का क्या मतलब है कि ये जो थर्ड वाला कार्बन है ना, वो बेसिकली सिर्फ ये बैंड होके नीचे गया है, स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं हुआ। वो तो कभी भी वापस अपनी जगह पे आ सकता है, दोबारा से स्ट्रेट चेन हो सकती है उसकी। मतलब ये तो ये थर्ड वाला कार्बन कभी भी अपनी जगह पे सीधा आ सकता है।
अभी मुझे एक बात बताओ, क्या, अच्छा देखो, प्रोपेन में हम लोग ना आइसोमेरिज्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा हमारे पास कोई है नहीं। जैसे मैं दोबारा से ब्यूटेन से इसको कंपेयर करता हूँ, ब्यूटेन है C4H10, तो इसमें मैंने लगाए 4 कार्बन और फिर बाकी हाइड्रोजन। दिस इज 1 2 3 4। और देखो हमने करा क्या था, 4th कार्बन को हटा के 2nd कार्बन पे लगाया है, सिंपल ब्रांचिंग की है। स्ट्रेट चेन थी, स्ट्रेट चेन से मैंने ब्रांच बना दिया। यही काम मैंने प्रोपेन में भी तो किया, लेकिन प्रोपेन में जो है ना ब्रांचिंग वो रहेगी नहीं, क्योंकि देखो कार्बन जो है उसके राइट और लेफ्ट पे अगर कोई हाइड्रोजन लगा हुआ है तो उसको हटा के उसकी जगह कभी भी जा सकता है वापस। जैसे ये जो 3rd कार्बन है इसमें, पेंटेन में जो ग्रीन से मैंने स्ट्रक्चर किया हुआ है, इसमें वो कभी भी वापस घूम के अपनी जगह पे आ जाएगा, दोबारा से वही चीज बन जाएगी। लेकिन जो हमारा ब्यूटेन है ना, उसके अंदर ये जो हमारा 4th कार्बन है, वो 4th कार्बन ना अपने राइट पे जा सकते हैं ना अपने लेफ्ट पे जा सकते हैं। इसका रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी कार्बन बैठा हुआ है। कार्बन कार्बन को हटा के उसकी जगह पे नहीं जा सकता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जो कार्बन नीचे है ये ऊपर आ जाए। ये कार्बन नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो मतलब ये ऊपर जाने का मतलब ये नहीं है कि इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया है, इसका ये है कि ये घूम गया, रोटेट हो गया, इसने ओरिएंटेशन चेंज कर लिया अपनी। ये हो सकता है। लेकिन आइसोमर जो होगा वो फिर ये दोनों जो है ना, ये एक आइसोमर होगा और ये एक आइसोमर होगा। या तो फिर ऊपर वाला काउंट कर लो या फिर नीचे वाला काउंट कर लो, मतलब ये दोनों एक ही चीज है। बस वो क्या हुआ है, वो सिर्फ टर्न होके उल्टा करके मैंने रख दिया, फ्लिप करके मैंने रख दिया, तो वो ये दोनों एक ही मॉलिक्यूल हैं। ये जो मैंने ऊपर नीचे 1 और 2 लिख रहा हूँ ना जिनको, ये दोनों एक ही मॉलिक्यूल है, तो इनमें से कोई एक ही आइसोमर काउंट होगा। जवेरिया, समझ आई बात? अच्छा, अब पेंटेन के आइसोमर्स बनाने की कोशिश करें। पेंटेन इज C5H12। तो सबसे पहला तो ये इसका जो स्ट्रेट चेन वाला है, 3 4 5। अच्छा, हाइड्रोजन जो है वो, अब जिस तरह से हम लिख रहे हैं ना वो भी सही है तरीका लिखने का, ऑब्वियसली। उसके अलावा हम हाइड्रोजन जो है वो कंडेंस करके भी लिख सकते हैं। कंडेंस करके लिखने का क्या मतलब है, कि मैं बॉन्ड दिखाने के बजाय इसको CH3 ऐसे लिख दूं, CH2 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 CH3। लेकिन जिस तरह से हम अभी पीछे लिखते आए तो वैसे भी लिख सकते हैं, मतलब पूरा डिस्प्लेट फॉर्मूला बना के दो उसको। उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। पास्ट पेपर्स में दोनों तरीकों के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो आपको दोनों ही समझ आने चाहिए, दोनों से ही आपको बात निकालनी आनी चाहिए। अच्छा, अब इसके जरा आइसोमर बनाओ, क्या बना सकते हो? बना के देखना है, हमें याद नहीं रखना है ये आइसोमर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ना नंबरिंग कर दूं यहाँ पे, 1 2 3 4 5। तो अगर आप कहो कि मैं पहला आइसोमर ऐसा बनाऊं कि जो 5 कार्बन है वो 4 के नीचे ले आऊं, तो क्या वो आइसोमर होगा? जैसे कि मैं बोलूं कि जो मेरा फर्स्ट वाला है CH3 CH2 CH2
CH2 और जो फिफ्थ कार्बन है मेरा मैं इस तरह से नीचे कर दूं CH3। तो 1 2 3 4 5। तो ये देखने में तो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो रहा है, लेकिन ये आइसोमर बेसिकली नहीं बना है। क्यों नहीं बना है ये आइसोमर? क्योंकि जो फिफ्थ वाला कार्बन है कभी भी रोटेट होके वो 4 के साथ जो हाइड्रोजन लगा उसकी जगह पे वापस चला जाएगा, वो दोबारा वही चीज बन जाएगी। मतलब दिस इज नॉट एन आइसोमर। अच्छा, अगर आप कहो कि हम कुछ इस तरह से कर लें कि CH3 देन CH2 देन CH2। अच्छा, फोर्थ वाला आप ये नीचे लिया इस तरह से, CH2 पूरा ही नीचे कर दो, तो ये भी आइसोमर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी जो फोर्थ है वो कभी भी वापस थ्री के, क्योंकि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन लगा हुआ और एक कार्बन कभी भी वापस हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह पे जा सकता है और ये स्टेट चेंज बना लेगा। दिस इज नॉट एन ऑल्सो एन आइसोमर। सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज करने का ये मतलब नहीं है कि आप चेन को जो है वो तोड़ मोड़ के कुछ भी कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग आइसोमर बनाने के लिए कुछ ऐसा कर देते हैं कि फर्स्ट कार्बन नीचे कर दिया, फिर सेकेंड, जैसे ये CH3 है, CH2, फिर ये CH3, और लेट से फिर ये यूं कर दिया CH2, और फिर ये यूं कर दिया। तो अगेन दिस इज ऑल स्टेट चेंज जो कि अभी बैंड हुई हुई है, वो कभी भी स्ट्रेट हो जाएगी। ये भी आइसोमर नहीं है। 1 2 3 4 5। अब अगर इसका बाकी भी आइसोमर बनाना है ना, तो आपने क्या करना है, 1 2 3, जैसे ये फिफ्थ कार्बन है ना, 1 2 3 4, जो इसका फिफ्थ कार्बन था वो उठा के आप थर्ड पे लगा दो, थर्ड के नीचे ब्रांच में कर दो इस तरह से CH3। बाकी कार्बन के साथ यहाँ पे CH3 आ जाएगा, बीच वाले थर्ड वाले कार्बन के साथ क्योंकि 3 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं तो सिर्फ एक हाइड्रोजन आएगा। सेकंड वाले कार्बन के 2 बॉन्ड बने में तो 2 हाइड्रोजन आएंगे। थर्ड वाले कार्बन, लास्ट वाले फर्स्ट वाले कार्बन के एक ही बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन। अब अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन C5 है, हाइड्रोजन गिनो तो 3 + 3 6 7 8 9 10 11 12। तो C5H12 भी बन रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये हमारा जो है ना पहला आइसोमर है जो कि चेन आइसोमर हमारे पास बना है पेंटेन का, जो कि हमने सही से बनाया है, ये वाला। बाकी सारे जो है वो आइसोमर्स नहीं है, वो सेम मॉलिक्यूल है। मतलब अगर ये मैं इसको 1 कह रहा हूँ तो ये जो मैंने दूसरा वाला बनाने की कोशिश की थी ना, ये भी आइसोम 1 ही है, 1 ही मॉलिक्यूल है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, बस इसको बेंड हुआ हुआ है। और ये जो है ये डिफरेंट मॉलिक्यूल बना है, डिफरेंट स्ट्रक्चर बना है तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर है, तो ये इसका आइसोमर कहलाएगा। समझ आइए ये बात? इसके अलावा और भी आइसोमर्स बनेंगे पेंटेन के। जैसे लेट से मैं ये करूं 1 2 3। अच्छा, सेकंड कार्बन पे उठा के लगा दूं उसको, नीचे वाले को CH3, फिर दिस इज CH3, दिस इज CH2। मतलब ये जो था 1 2 3 और फोर्थ कार्बन मेरा 3 4 5 CH3। तो क्या ये आइसोमर होगा? देखो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना वो C5H12 ही है, लेकिन ये जो है ना ये बेसिकली हमारे पास आइसोमर नहीं बनेगा। इसका रीजन क्या है कि अगर मैं आइसोमर 2 को देखूं ना और इसको देखूं, ये जो मैंने नया बनाने की कोशिश की है, ये दोनों एक ही चीज है। मतलब 2 को फ्लिप करके रख दो तो वो यही चीज बन जाएगी जो मैंने अभी बनाई है। समझ रहे हो? 2 को अगर मैं फ्लिप करके, मतलब फ्लिप का मतलब कि घुमा के रख दूं, पलट दूं उसको पूरा, तो हमारे पास वही चीज बन जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ये भी करता है कि वो बोलता है कि भाई मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ कि आपने जो फिफ्थ वाला कार्बन है वो थर्ड वाले के नीचे ही क्यों लगाया, उसके ऊपर लगा देते, वो भी तो एक आइसोमर बनता, यूं करके लगा देते थे।
तो ये भी तो एक आइसोमर बन जाता। तो बेसिकली ये भी एक आइसोमर इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि अगर गौर से देखो तो ये देख थोड़ा साइज में बेशक बड़ा बन गया है, बॉन्ड दूर दूर बना दी है, लेकिन जो टू वाला है ना, बेसिकली मेरे पास ये सारे जो है ना वो टू ही हैं तीनों, क्योंकि ये एक को घुमा के रखा हुआ है, एक को पलट के रखा हुआ है, तो एक को ऊपर नीचे कर दिया है और एक को राइट इन्वर्ट कर दिया है, राइट टू लेफ्ट, एक को लेटरली इन्वर्ट कर दिया है, एक को अपसाइड डाउन कर दिया है। समझ आइए ये बात? आई होप सो कि थोड़ा बहुत समझ आ रहा हो, क्योंकि इस तरह से नेक्स्ट क्लास में ना मैं इसका कुछ निकाल के रखता हूँ कोई वेबसाइट समझाने के लिए इसको प्रॉपर। अभी फिलहाल जितना आ रहा है, तो फिलहाल अभी तक मैंने सिर्फ एक तो इसका ओरिजिनल मॉलिक्यूल था स्ट्रेट चेन वाला वो, और इनमें से ये जो सारे बने हुए हैं इनमें से कोई एक ही काउंट करोगे तो अभी तक दो ही आइसोमर बना सका हूँ मैं। इसके अलावा पेंटेन का मैं ये कर सकता हूँ हाँ कि 1 2 3, एक जो मेरे पास ये जो नंबर ऑफ कार्बन जो थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ है, तो एक को मैं क्या करूं, सेकंड कार्बन के नीचे लगा दूं, एक को मैं सेकंड कार्बन के ऊपर लगा दूं, मतलब फोर्थ और फिफ्थ कार्बन। और अब इनके हाइड्रोजन लगाऊं तो ऊपर नीचे वाले कार्बन के साथ तीन तीन हाइड्रोजन आएंगे, राइट और लेफ्ट वाले हाइड्रोजन के साथ तीन तीन हाइड्रोजन आएंगे, और बीच वाले के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि उसके ऑलरेडी चार बॉन्ड हो गए। तो टोटल इसमें कार्बन है C5 और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 + 3 + 3 + 3, मतलब 12। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, पहली शर्त तो ये है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, लेकिन इसका स्ट्रक्चर देखो डिफरेंट है। अब ये शेप जो है वो बिल्कुल डिफरेंट बनेगा, अब वो किसी को पलट के या करके कुछ नहीं बना है, तो दिस इज ऑल्सो वन आइसोमर। तो टोटल पेंटेन के तीन आइसोमर्स बनते हैं। ठीक है, कर लेते हैं, होपफुली हो जाए। अब पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विद डायग्राम शोज द आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन इज C4H10। जनरल फॉर्मूला एल्केन का होता है CnH2n+2 ना, तो n की जगह 4 होगा, ब्यूट मतलब चार कार्बन, तो 2 4 जार 8 +2 इज 10, C4H10। इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे स्ट्रेट चेन ब्यूटेन, तो इसमें इस तरह से चार कार्बन और बाकी इन सब पे हाइड्रोजन। अब ए जो है वो स्ट्रेट चेन ही है एक तरह से, क्योंकि ये वाला जो लास्ट वाला कार्बन है वो कभी भी सीधा होके नीचे आ जाएगा, कार्बन दूसरे हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह पे आराम से आ सकता है। तो ये तो यही वाला मॉलिक्यूल हो गया ना, दिस इज नॉट एन आइसोमर। इसी तरह ऑप्शन बी को देखो, तो इसमें ये जो लेफ्ट वाला कार्बन है ये कुछ भी नहीं हुआ, ये यूं करके इन्होंने ना बेंड किया हुआ है बस, तो ये कभी भी ये सीधा हो जाएगा, कभी भी ये सीधा हो जाएगा, अगेन ये स्ट्रेट चेन बन जाएगी। ये कोई आइसोमर नहीं बन रहा है, कभी भी यहाँ आ जाएगा वापस, ये कभी भी यहाँ आ जाएगा, अगेन ये स्ट्रेट चेन हो जाएगी। इसी तरह ये जो सी है, सी में भी कुछ ऐसा ही है, तो देखने में लग रहा है टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन ये देखो ना टर्मिनल पे कार्बन कभी भी ऊपर नीचे आ जाएंगे और वो स्ट्रेट चेन बन जाएगी। लेकिन डी देखो, डी डिफरेंट है। डी इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसमें जो कार्बन है वो अपने राइट और लेफ्ट पे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उधर ऑलरेडी कार्बन लगे हुए, हाइड्रोजन नहीं है, डायरेक्टली कार्बन अटैच्ड है, तो कार्बन कार्बन को नहीं हटाता। तो डी का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है स्ट्रेट चेन से, वो स्ट्रेट चेन नहीं है, वो वाकई में ब्रांच है। तो डी इज एन आइसोमर। इसी तरह क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो, विच एल्केन व्हेन एनी वन हाइड्रोजन एटम इज सब्स्टिट्यूटेड बाय क्लोरीन एटम विल नॉट प्रोड्यूस एन आइसोमर। अच्छा ये चलो हम बाद में करेंगे, अभी ना नेक्स्ट क्लास में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में पढ़ के ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एल्केन्स आर सैचुरेटेड कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। स्ट्रक्चर 1 2 3 एंड 4 आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। वो ये पूछ रहा है कि 1 2 and 3 saturated hydrocarbon, which pair of structures are isomers? So for any two molecules to be isomer, yeah, more than two molecules to be isomer, they must have the same molecular formula first of all, but different structure formula. ऑप्शन में 1 और 2 दिया हुआ है, तो जो आइसोमर 1 है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, तो उसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 तो कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, C6H14।
और जो 2 है उसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, उसमें भी 6 हैं। और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, क्या स्ट्रक्चर डिफरेंट है? उसको देखने के लिए ना आपने थोड़ा सा गौर से इसको देखना होगा कि इसमें अगर मैं नंबरिंग दूं ना फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में, जैसे ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और फिर ब्रांच में एक नीचे आया हुआ है 6। किसका आंसर बता रहे हो? अच्छा, ये फर्स्ट वाला जो है वो नीचे आ जाएगा, तो ये जो है ना बेसिकली इसी तरह का कुछ बनेगा, 3 1 2 3 4 5, और फिर ये नीचे 6 होगा, 1 2 3 4 5 6। लेकिन ये जो सेकंड है ना, इसमें देखो नंबरिंग जो ना 1 2 3 4 5 6, तो इसमें जो ब्रांच वाला कार्बन है वो थर्ड कार्बन पे, इसमें जो है वो सेकंड कार्बन पे है, फोर्थ कार्बन पे। तो ये स्ट्रक्चर डिफरेंट है, सो दीज आर आइसोमर्स। लेकिन अगर चलो, अगर तुम्हें ए में अभी थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो अगर तुम बी देखो, तो बी 1 और 4 में टोटल कार्बन गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7, कार्बन ही 7 है। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हो ही नहीं सकता 1 और 4 का, तो ये तो ऑप्शन से ऐसे ही हटा दो, पहली कंडीशन ही यही है आइसोमर होने की कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। 2 और 3 को देखो, तो अगेन तुम्हारे पास कार्बन तो 3 में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन अगर हाइड्रोजन गिनो ना, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब उसमें कितने हैं, 2 में 14 है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, तो सी भी ऐसे ही हटा दो, बचा 2 और 4। 2 और 4 को अगर देखोगे ना, तो अगेन 6 कार्बन है 2 में, 7 कार्बन है 4 में, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है, तो पहली कंडीशन ही गलत हो रही है बाकी 3 ऑप्शंस में। तो हमारे पास आंसर यही बचता है। ए में 1 और 2 में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी डिफरेंट है और स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। अब अगर नहीं आई है समझ बात, तो एक बार और देख लो, ए में 1 और 2 को इसी तरह के देखो क्वेश्चन आएंगे, और स्पेशली एमसीक्यूज में तो इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें आपको ये तो नहीं कहेगा कि बनाओ बैठ के सारे। तो देखो मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, 1 में 1 2 3 4 5, ये 6 कार्बन, इसी तरह 1 2 3 4 5, और ये 6 कार्बन। ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फर्स्ट वाले में जो फर्स्ट वाला कार्बन है वो सेकंड के साइड पे आ सकता है। साइड पे आने का क्या मतलब है, कि वो घूम के यहाँ पे यूं आ सकते हैं। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि वो टर्न होके यहाँ पे यूं आ सकता है, क्योंकि इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, कार्बन नहीं है। जब वो टर्न होके यूं आएगा, तो ये चीज हमारे पास देखो क्या रह जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा कार्बन, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन। ठीक है, ये हमारा वन वाला था। तो ये चीज और 2, ये अभी भी डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि देखो इसके ब्रांच जो लगी हुई है ना, वो फोर्थ कार्बन पे लगी हुई है, इसमें सेकंड वाले में ब्रांच जो है वो थर्ड कार्बन पे लगी हुई है। मतलब दो, इसके राइट पे भी 2 कार्बन है, लेफ्ट पे भी 2 है, इसमें इसके राइट पे ब्रांच के 1 कार्बन है, लेफ्ट पे 3 है, इसलिए स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसलिए 1 और 2 आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ए इज द आंसर। ये क्वेश्चन और देख लो, इसमें कह रहा है विच स्ट्रक्चर इज नॉट एन आइसोमर ऑफ द स्ट्रक्चर शोन। तो स्ट्रक्चर शोन जो है वो डेट इज योर दिस स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन में 5 कार्बन है, दिस इज पेंटेन। अगेन अभी जो सी को अगर देखो, तो ये सिर्फ बेंड हुआ है, इस स्ट्रेट चेन ही है, वापस कभी भी वापस स्ट्रेट हो जाएगा। डी भी देखो, डी, और बल्कि है ना, डी इज बेसिकली एन आइसोमर, क्योंकि देखो ये ब्रांच हुई भी है। ए भी आइसोमर है हमारे पास। अब डी और ए बेशक सेम है, लेकिन ये जो ऊपर उसने जो मेन हमें मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसका तो आइसोमर है ना, ए भी है डी भी है, और बी भी हमारे पास एक आइसोमर है पेंटेन का। ठीक है, वो ये पूछ रहा था कि इसमें से कौन सा आइसोमर नहीं है, नॉट एन आइसोमर, तो वो सी है। सी इज द आंसर।